हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं आपके मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विथ जेएमडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य जिसको इंग्लिश में वॉइस भी कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, उन भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि वाच्य किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ के जाते हैं तो वाच्य की जानकारी आपको पूरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वाच्य की परिभाषा को देख लेते हैं कि वाच्य कहा किसे जाता है। इससे पहले हम लोग वाच्य को जान लें कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। हाँ दोस्तों, बोलने का विषय इस वाच्य को कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। इसकी परिभाषा को अब हम लोग देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है और भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है और भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है। कर्म क्या है, कार्य है। और भाव वो चीज़ होती है जो दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस की जाती है। तो दोस्तों, इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे राम सुंदर लग रहा था। राम सुंदर लग रहा था, इसमें जो राम है वो कर्ता है। उसी तरह से मोहन खेती कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है, खेती। तो इसमें मोहन जो है कर्ता है और खेती जो है वो कर्म है। उसी तरह से तीसरा है मुझसे अब चला नहीं जाता। मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ पे चलना जो है वो भाव को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये है वाच्य की परिभाषा और ये उनके उदाहरण। अब हम लोग वाच्य के भेद के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वाच्य के भेद को हम लोग देख लेते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ये तीनों जो भेद हैं वो वाच्य के भेद हैं। अब हम लोग बारी बारी से इनकी परिभाषाओं को और इनके उदाहरणों को जानेंगे। तो दोस्तों, वाच्य का पहला भेद है कर्तृवाच्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब जब क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे देख लेते हैं। बालक सोता है। बालक सोता है, इसमें जो बालक है वो एक वचन है और जो क्रिया है वो भी एक वचन में ही है। उसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण है, बच्चे खेलते हैं, तो इसमें जो बच्चे हैं वो बहुवचन में है और जो क्रिया है वो भी बहुवचन में ही हो रही है। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है नेहा खाती है, तो यहाँ पे नेहा जो है वो स्त्रीलिंग है
और जो क्रिया हो रही है वो भी स्त्रीलिंग में ही हो रही है। क्रिया का रूप जो है वो स्त्रीलिंग ही है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो ये है वाच्य का पहला भेद। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, मतलब जब क्रिया का संबंध कर्म से हो, तो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। दोस्तों एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, मतलब जब क्रिया का संबंध कर्म से हो, तो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, पतंग उड़ रही है। यहाँ पे जो पतंग है वो स्त्रीलिंग है और जो क्रिया का रूप है वो भी स्त्रीलिंग ही है। उसी तरह से मरीज को दवाई दे दी गई है, तो दवाई यहाँ पे स्त्रीलिंग है और क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग में ही है। उसी तरह से रोहन गाड़ी चला रहा है। यहाँ पे रोहन जो है वो पुल्लिंग है और जो क्रिया का रूप है वो भी पुल्लिंग ही होगा। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। वाच्य का तीसरा और अंतिम भेद है भाववाच्य। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जब वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसके उदाहरण है, राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। सीता से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। लड़कों से चला नहीं जाता, लड़कों से चला नहीं जाता। यहाँ पे जो राम है वो पुल्लिंग है, सीता जो है स्त्रीलिंग है और लड़कों से तात्पर्य बहुवचन से है। तो इन सभी वाक्यों में कर्ता है लेकिन क्रिया स्वयं प्रधान है और क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। तो इन सभी वाक्यों में कर्ता है, देखिए सब कर्ता है, राम भी, सीता भी और लड़के भी, ये सभी कर्ता हैं। लेकिन यहाँ पे राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है और लड़के जो है बहुवचन है। तो इन सभी वाक्य में कर्ता है लेकिन क्रिया स्वयं प्रधान है, इनमें क्रिया प्रधान है और क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हिंदी व्याकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाच्य यहीं पे समाप्त होता है। इस विषय में हम लोगों ने वाच्य की परिभाषा, उनके भेद, उनके भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरणों को जाना। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखे होंगे, हमको ये आशा है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे विषय को पढ़ने के लिए आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने जानने वालों से इस चैनल को देखने के लिए कहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। इन्हीं चंद बातों के साथ अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।